सौतन जेठानी की होली। चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी। रणवीर अपनी भाभी बिपाशा को रंग लगा रहा था। पत्नी दूर खड़ी उसकी पत्नी दिया दंग नजरों से ये नजारा देख रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बिपाशा कोई गैर नहीं बल्कि उसकी खुद की जेठानी थी। अरे रे 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 रे, कहाँ भागती हो? अरे भाभी, आज तो मैं आपको रंग में भिगा कर ही छोड़ूंगा। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है देवर जी, पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ। बिपाशा भागती हुई जाकर अपनी देवरानी से टकरा जाती है और रणवीर अपनी पत्नी की आंखों के आगे अपनी भाभी के साथ जमकर होली खेलता है, जिसे देख दिया की आंखें भर जाती हैं और वह भागकर कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद करके फूट फूट कर रोती है। हे भगवान, ये तो मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। मेरी अपनी ही जेठानी मेरी सौतन बनकर मेरे पति के साथ होली खेल रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। अब ये माथे का सिंदूर भी मुझे इस सौतन के फाग के आगे फीका लग रहा है। जहाँ एक ओर रणवीर और बिपाशा दूसरे के साथ होली खेल रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर दिया बीते दिनों में खो जाती है, जब वह बहू बनकर ससुराल आई थी। छोटी बहू, इस चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से घर में गिराकर भीतर आ जा। हो सासू माँ, सारा स्वागत आप ही कर देंगी क्या? जरा मुझ जेठानी को भी तो अपनी देवरानी के खिदमत का मौका दीजिए। अरे क्यों नहीं बड़ी बहू। बिपाशा अपनी देवरानी दिया को गुस्से से घूरती हुई उसके कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाकर कुछ ऐसा बोलती है कि वह बातें दिया के दिलो दिमाग पर गहरा घाव कर देती हैं। कैसा लगा बेडरूम मेरी प्यारी देवरानी जी? वैसे तुम्हें पता है, इस कमरे के कोने कोने में बिपाशा की खुशबू बिखरी हुई है और ये बेड तो काफी कंफर्टेबल है। बस कीजिए जेठानी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? ओह प्लीज दिया, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो समझ ना सको। वैसे बिपाशा बहुत बेशर्म है। कहो तो मैं अपने और देवर जी की एक एक डिटेल दे सकती हूँ। अपनी जेठानी के मुंह से फुट रहे फरेब के शब्द सुनकर दिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसके आंखों से आंसू छलछला जाते हैं। बस कीजिए जेठानी जी, इससे ज्यादा मैं सुन नहीं पाऊंगी। सुनना होगा तुम्हें, और इस बात को हजम भी करना होगा, क्योंकि मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दिल में बस बिपाशा है। काम डाउन माय डियर डार्लिंग देवर जी। सुनो देवरानी जी, ये राज अपने मन में रखना। अगर हम देवर भाभी के बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। शादी की रात जहां सभी जोड़े अपने शादी के सुनहरे पल में जीते हैं, वहीं दिया के लिए उसकी सुहाग रात में खुली जेठानी और पति के बीच के नाजायज रिश्ते के सच ने उसे हिलाकर रख दिया था। अगली सुबह दिया अपने ससुर को, जो बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, दवाई देती है। ससुर जी, आप जानते हैं जेठानी जी और रणवीर जी देवर भाभी के रिश्ते को रौंद रहे हैं। मैं क्या करूं? जानता हूँ बहू, सबसे पहले मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए बिपाशा बहू ने मुझे पैरालाइसिस का इंजेक्शन लगवाया। क्या रणवीर जी ये जानते हैं? नहीं, रणवीर को उसके भाभी के इस किए की भनक भी नहीं है। मुझे उन्हें ये बताना होगा। जैसे ही दिया दरवाजे की ओर बढ़ती है, उसकी जेठानी उसे रोकते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी देवरानी जी? रणवीर को मेरी सच्चाई बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि देवर के दिलो दिमाग पर बिपाशा का फितूर चढ़ा हुआ है। जेठानी जी, ये आपके हाथों में क्या है? हाँ, ये क्या है? जहर का इंजेक्शन। क्यों ससुर जी, सच बताने का बहुत शौक है ना? तू तो गया। नहीं नहीं नीच औरत, छोड़ दे मुझे। छोटी बहू, बचा मुझे। इससे पहले कि दिया कुछ कर पाती, बिपाशा जहर का वो इंजेक्शन अपने ससुर को लगा देती है, जिससे कुछ ही देर में छटपटाते हुए श्रवण की मौत हो जाती है। जेठानी जी, ये क्या किया आपने? अपने घिनौने सच को छिपाने के लिए इस घर की नींव ढा दी। इतनी बेगैरत बेशर्म कैसे हो सकती हैं आप? जी, मुझे तो घिन आती है सोचकर भी। कोई इतना कैसे गिर सकता है? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अगर तुम इस परिवार में और खून खराबा नहीं देखना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना। अपने ससुर की आंखों देखी मौत के बाद बेशर्म बिपाशा की देवरानी डर से भरकर चुप हो जाती है, जिससे बिपाशा की बेशर्मी को और भी ज्यादा शह मिल जाती है। एक रात
अरे दिया, तुमने अपनी जेठानी को देखा क्या? क्या हुआ जेठ जी, जेठानी जी कमरे में नहीं है क्या? लगता है जेठानी जी रणवीर जी के साथ छत पर हैं। क्या हुआ दिया, कहाँ खो गई? कुछ नहीं जेठ जी, आप जाइए, मैं देखती हूँ जेठानी जी को। जैसे ही दिया दबे पांव छत पर जाती है तो रणवीर और बिपाशा एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बातें कर रहे थे। देवर जी, आपको याद तो है ना, कल होली है, तो क्या देने वाले हैं आप मुझे? बहुत सारा प्यार। वैसे क्या चाहिए तुम्हें? कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं, कल होली पर बवाल होगा। अपने जेठानी को रणवीर की बाहों में लिपटा देखकर दिया को बहुत बुरा लगता है और अगली सुबह पूरे गली मोहल्ले में होली की होड़ मची हुई थी। तभी बिपाशा दिया के कमरे में आकर उसकी आंखों के सामने रणवीर को रंग लगाती है। हैप्पी होली माय डियर डार्लिंग देवर जी, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। क्यों नहीं मेरी जान, लेट्स गो। इस तरह अपनी सौतन पर चढ़ा पति का रंग दिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं होता और वह खूब रोती है। छोटी बहू, हरिओ छोटी बहू, कहाँ रह गई तू? जी माँ जी, कहिए, क्या हुआ बहू, तेरी आंखें लाल क्यों हैं? रो रही थी क्या? नहीं माँ जी, शायद गलती से गुलाल चला गया था। जैसे ही दिया बाहर आती है तो वह विनय नाम का एक लड़का दिया से टकरा जाता है। जरा सुनिए, बिपाशा यहीं रहती है क्या? जी, मगर आप कैसे जानते हैं उन्हें? होली की उस रोज विनय दिया को अपने और बिपाशा के अफेयर के बारे में बताता है। थैंक यू विनय, तुमने अनजाना होते हुए भी मेरी बहुत मदद की है। क्या तुम एक बार और ये सब मेरे पति के सामने कह सकते हो? बिपाशा मेरी जिठानी है जो मेरी सौतन बन बैठी है। बिल्कुल दिया जी, अगर मेरे सच से आपकी शादीशुदा जिंदगी संवर सकती है तो जरूर। दिया पूरे परिवार को इकट्ठा करती है। क्या हुआ दिया, तुमने होली को छोड़कर हमको यहाँ क्यों बुलाया? हाँ बहू, ऐसी भी क्या बात है, बताती हूँ माँ जी। जेठानी जी, इसे पहचानती हैं आप? विनय, आपकी शादी से पहले का बॉयफ्रेंड। झूठ बोल रही है ये। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम्हारी जुबान क्यों हिचकिचा रही है जेठानी जी? बिपाशा का बदला हुआ हाव भाव देखकर होली के नशे में चूर रणवीर गुस्से में विनय का गिरेबान पकड़कर पूछता है, बता सच क्या है कमीने? सुन सकोगे तो सुनो। बिपाशा एक बिगड़ैल, बेगैरत और कैरेक्टर लेस लड़की है जो लड़कों को लट्टू की तरह नचाती है। क्या ये सच है बिपाशा? हाँ मगर देवर जी, अब मैं सिर्फ तुम्हारी दीवानी हूँ। ये सुनकर रणवीर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। बेशरम औरत, आज घिन आ रही है मुझे खुद से, जो मैंने तेरे लिए अपने परिवार को धोखे में रखा। इतना ही नहीं रणवीर जी, जेठानी जी ने ससुर जी की जान भी ले ली। क्या मेरे मांग का सिंदूर उजाड़ने वाली बड़ी बहू थी? मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। इतना सब करके तू किस मुंह से माफी मांग रही है? बहुत शौक है ना देवर के साथ होली खेलने का। अब तेरी अगली होली हवालात में होगी। माँ, भैया, दिया, मैं आप तीनों का गुनहगार हूँ। बिपाशा भाभी के पीछे मेरे कदम कब लड़खड़ा गए मुझे पता ही नहीं चला। दिया, मैं सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारा हूँ। मैंने तुम्हारी जिठानी को सौतन बनाकर तुम्हें जीते जी मार दिया था। रणवीर जी, जो हुआ उस पर रोने का फायदा नहीं। ये दुनिया जेठानी जी जैसी औरतों से भरी हुई है। गलती सिर्फ अकेले आपकी नहीं। आज इस गुलाल के साथ सभी गिले शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत करते हैं। दिया का बड़प्पन देखकर रणवीर रोते हुए उसे गले से लगा लेता है। वहीं बिपाशा को होली के उस पावन अवसर पर अपने किए की सजा मिल जाती है और रणवीर अपनी भूल को भुलाकर दिया को दिल से अपनी पत्नी का दर्जा देता है और 1 साल बाद दिया की दुनिया होली के खुशियों के रंग से भर जाती है। कहते हैं कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक लेकर जाती है और इस बात को बहुत सारे लोगों ने सिद्ध भी कर दिखाया है। ऐसी ही ये कहानी है एक लड़की की जिसने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिखाया कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एक परिवार में ज्योति, उसकी सौतेली माँ, उसके पिता और उसकी सौतेली बहन रहते थे। ज्योति की माँ एक हादसे में गुजर गई थी तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उसकी एक सौतेली बहन हुई। ज्योति के पिता भी कुछ सालों के बाद गुजर गए। अब ज्योति, उसकी सौतेली माँ कमला और उसकी सौतेली बहन तनु ही घर में रहा करते थे। अरे ज्योति, ओ ज्योति। जी माँ जी। तुझे आवाज नहीं आती है क्या? कब से मैं चिल्लाए जा रही हूँ।
मैं सफाई के काम में व्यस्त थी माँ, बस आ ही रही थी। सफाई के काम में? अरे कैसी सफाई की है तूने? ये देख, सारे फर्श पर कितनी मिट्टी है। आज सारा घर तूने अच्छे से साफ करना है, समझी? पर माँ, मैंने अभी ही यहाँ से साफ किया था। अरे तो फिर क्या हुआ, दोबारा कर देना और खाना भी बना लेना। और हाँ, मैं तनु को लेकर बाजार जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। हे ऊपर वाले। कमला ज्योति के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो अपनी सगी बेटी से कोई काम नहीं कराती थी और ज्योति को पूरे दिन कामों में लगाए रखती थी। इसी तरह दिन पे दिन बीतते गए। अब तनु और ज्योति दोनों ही जवान हो गई थी। कमला ने दोनों ही बेटियों की शादी करने का फैसला किया। कमला ज्योति की शादी तो करना नहीं चाहती थी, पर क्योंकि वो भी उसकी ही जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने दोनों ही बेटियों की शादी कर दी। कमला ने अपनी बेटी तनु की शादी एक अच्छे अमीर घराने के बिजनेसमैन से की और ज्योति की शादी एक बेहद ही गरीब मजदूर से करा दी। वो इतना गरीब था कि ज्योति को भर पेट 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। सुनिए। बोलो ज्योति। वो मकान के मालिक मकान का किराया लेने के लिए आए थे। यहाँ तो अपने खाने के भी लाले हैं, मैं मकान का किराया कैसे चुकाऊंगा? तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि किराया जल्दी से जल्दी चुका दूं। ज्योति का पति गरीब तो था, पर वो भी बेहद ही मेहनती इंसान था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी ज्योति और राकेश मकान का किराया नहीं चुका पाते हैं। देखो, आज पूरा 1 साल हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी, लेकिन अब मुझे मेरा पैसा चाहिए। देखिए श्रीमान, मैं आपके मकान का किराया लौटाने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। कृपया मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। अब तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा, अभी के अभी मेरा मकान खाली कर दो। ऐसा मत कीजिए, हमारी मजबूरी को समझिए श्रीमान। अरे चल, वरना पुलिस को बुला लूंगा। ज्योति का ससुराल वाला घर नीलाम हो जाता है और फिर उनके पास कचरे के ढेर के पास अपना बसेरा बनाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। ज्योति, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ कचरे में रहना पड़ रहा है। आप माफी मत मांगिए, ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर छिन जाने पर भी ज्योति के पास उसका साफ दिल और उसकी एक अच्छी उम्मीद बाकी थी। उसे ये विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ज्योति को मिलने उसकी सौतेली बहन तनु उसके घर आती है। कहाँ हो ज्योति बहन, कौन आया है? अरे तनु, तुम यहाँ? ज्योति तनु को देखकर हैरान रह जाती है। तनु पूरी तरह से आभूषणों में लिपटी हुई थी। उसके कानों में बड़ी बड़ी सोने की बालियां थी, हाथों में कंगन अंगूठियां झिलमिला रही थी और शरीर पर सुंदर साड़ी पहने तनु अपनी गरीब बहन से मिलने के लिए आई थी। ज्योति के पास तनु की तरह कोई आभूषण गहने नहीं थे। उसकी साड़ी भी मैली कुचैली थी। यहाँ कितनी बदबू आ रही है। तुम अंदर आ जाओ बहन, यहाँ इतनी बदबू नहीं आएगी। क्या? कहाँ? अंदर आ जाओ, मजाक मत करो। मैं अंदर इस कचरे में हरगिज नहीं आने वाली, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। पता है ज्योति, मेरे पति ने आज ही मुझे ये नई साड़ी लाकर दी है और ये गहने देख रही हो, ये भी मेरे पति कल ही अमेरिका से लाए थे। ये प्योर डायमंड से बने हैं। वैसे मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो इन सब की वैल्यू भी नहीं पता है। ओह, यहाँ कितनी बदबू है, कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तनु ज्योति को नीचा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, पर वो आंसुओं को आंखों में ही दबा लेती है और फिर से अपने कामों में लग जाती है। ज्योति खाना बनाकर अपने पति को खाना खिला रही होती है। वाह ज्योति वाह, अरे तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद तो इतना लाजवाब है ना कि पेटे भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा है। तुम्हें तो होटल खोल लेना चाहिए जी। अभी अभी आपने क्या कहा, जरा फिर से कहिए। यही कि तुम्हारे खाने का स्वाद बेहद लाजवाब है। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा था? तुम्हें तो होटल खोल लेना चाहिए। क्या मैं सच में ऐसा करूं? पर ऐसा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं, और मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं इस काम को यही पड़ोस से कुछ पैसे उधार लेकर शुरू कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो। ज्योति अपना छोटा सा होटल अपने घर से कुछ ही दूर पर सड़क पर ही बना लेती है और कुछ ही दिनों में उसका होटल तेजी से चलने लगता है। ज्योति का पति भी अपने काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करता है और धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, आज का काम भी अच्छे से हो गया।
ज्योति काम करके पड़ोसियों का सारा पैसा लौटा देती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन तनु के पति को उसके काम में भारी नुकसान हो जाता है। सुनिए, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ परेशान? अरे तनु, कुछ परेशान नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पर क्यों? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हे ऊपर वाले, मेरी क्या गलती थी? तूने ऐसा क्यों कर दिया? पर हुआ क्या है? अरे तनु, मैंने जिस बिजनेस में अपना सारा पैसा लगाया था वो क्लाइंट फ्रॉड निकला। मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। हे भगवान! वहीं दूसरी तरफ ज्योति का होटल जोरों शोरों से चल रहा था। अब ज्योति के पास बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के भी ऑर्डर आने लगे थे। ज्योति और उसके पति की मेहनत उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा रही थी, तो दूसरी तरफ तनु और उसके पति की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। तनु की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब उसको अपना घर भी छोड़ना पड़ रहा था। तनु, अब हमें इस घर को छोड़ना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कंपनी को इसके पैसे चुका पाऊं। लेकिन तभी तनु को पता चलता है कि उसकी बहन ज्योति अब बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही है। वो मदद मांगने के लिए रोती रोती ज्योति के पास जाती है। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मैं आज तुम्हारे पुराने दुखों को महसूस कर पा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ करो और मेरी मदद करो। ऊपर वाला कभी सबके दिन एक जैसा नहीं रखता, इसीलिए हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए बहन। अब तो तुम समझ गई ना? हाँ, समझ गई। अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इस तरह ज्योति ने अपनी मेहनत से खुद को कचरे से निकाल महलों की रानी बना लिया। इसलिए कहा जाता है कि किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है।